नवंबर 4, 1922 उस रात आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम खुदाई बंद करने वाली थी, लेकिन तभी रेत के नीचे दफन एक राज पहली बार सामने आने लगा। पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और आखिर में एक सील बंद दरवाजा। कार्टर कुछ पल के लिए वहां रुक गए। उनकी नज़र उस दरवाजे पे टिक गई, क्योंकि वो शायद एक दरवाज़ा नहीं था, बल्कि 3000 साल पुराना एक रहस्य का प्रवेश द्वार था। उसने तुरंत इंग्लैंड में बैठे लॉर्ड कार्नोवन को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में लिखा था, आखिरकार हमने वैली ऑफ किंग्स में एक शानदार खोज की है, अ मैग्निफिसेंट टूम, और उसकी सील अभी तक इंटैक्ट है। और कार्नोवन इंग्लैंड से उठे और सीधा इजिप्ट पहुंच गए। नवंबर 26, 1922 हॉवर्ड कार्टर और कार्नोवन दोनों एक साथ उस रहस्यमयी दरवाजे के सामने खड़े थे। कार्टर ने एक दीवार में एक छोटा सा छेद किया। अंदर से गर्म हवा का एक झोंका बाहर निकला। कार्नोवन ने पूछा, What can you see? Wonderful things. हर तरफ सोना, 5000 से ज्यादा चीजें बिल्कुल वैसी ही जैसे 3300 साल पहले रखी गई थी। और उस कमरे के बीचों बीच था एक गोल्डन कॉफिन, जिसके अंदर सो रहा था किंग टूटनखामन। उस वक्त कार्टर और उनकी टीम इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उन्होंने दरवाजे पर लिखी एक वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी उनका इंतजार कर रही थी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग टूटनखामन की, जिसकी कब्र को फेरोज ऑफ श्राप माना जाता है। लोगों का विश्वास था कि जो कोई भी उसकी कब्र को खोलेगा या उसको परेशान करेगा, उसकी नींद को परेशान करेगा, उसके साथ बुरी घटनाएं होंगी, जैसे कोई बीमारी या मृत्यु। दोस्तों, कई कहानियों में तो ये भी कहा गया है कि कब्र पर एक चेतावनी लिखी थी, और वो चेतावनी थी, जो कोई भी राजा की शांति भंग करेगा उस पर मृत्यु के पंख आ पड़ेंगे। एंशिएंट इजिप्ट की भाषा में फेरो का मतलब शाही महल होता था। लोग सम्मान और डर की वजह से राजा का असली नाम नहीं लेते थे, इसीलिए वो राजा को ही फेरो कहकर पुकारने लगे। समय के साथ यही शब्द राजा की पहचान बन गया और धीरे धीरे फेरो इजिप्ट के हर शासक के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि फेरो मरता नहीं है, उसकी आत्मा अगली दुनिया में भी जिंदा रहती है और अगली दुनिया में भी वो राज करती है। इसीलिए फेरो के मरने के बाद उसके शरीर को मम्मी बनाया जाता था, ताकि अगली दुनिया में आत्मा को वापस आने के लिए एक बॉडी मिल जाए, एक घर मिल जाए। और उसी के साथ दफनाया जाता था सोना, चांदी, हथियार, रथ और हर वो चीज़ जो अगली ज़िंदगी में फेरो के काम आ सके। दोस्तों, टूटनखामन के पिता इजिप्ट के इतिहास के सबसे सनकी और विद्रोही राजा थे। उन्होंने इजिप्ट में सदियों से पूजे जा रहे अनेक देवी देवताओं की परंपरा को खत्म कर दिया और सिर्फ एक सूर्य देवता की पूजा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये फैसला इतना विवादित था कि धीरे धीरे पूरी प्रजा उनके खिलाफ खड़ी हो गई। साल 2010 में डीएनए टेस्ट ने साबित किया था कि वो टूटनखामन के असली पिता थे, जिन्होंने अपनी ही सगी बहन से शादी की थी। उनकी मृत्यु के बाद पूरे इजिप्ट में नफरत और उथल पुथल मच गई, जिस कारण मात्र 9 साल की उम्र में ही टूटनखामन को ताज पहनना पड़ा। जब 9 साल की उम्र में टूटनखामन राजा बने तो उन्होंने पूरे देवी देवताओं की पूजा को फिर से शुरू करवा दिया, टूटे हुए मंदिरों को बनवाया और त्योहारों की रौनक फिर से वापस लौट आई। आम जनता के लिए टूटनखामन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने देश की खुशहाली और उनके पुराने धर्मों को वापस जिंदा किया था, इसीलिए लोग उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन ये राजपाट ज्यादा देर तक नहीं चला। सिर्फ 19 साल की उम्र में टूटनखामन की अचानक मौत हो गई। उन्हें इजिप्ट के लक्सौर शहर के पास दफनाया गया और उस जगह का नाम था वैली ऑफ किंग्स, जहां इजिप्ट के सबसे शक्तिशाली राजाओं को दफनाया गया था। लेकिन उनका टूम कोई विशाल पिरामिड नहीं था, बल्कि चट्टानों को काटकर जमीन के अंदर बनाया गया एक छोटा सा अंडरग्राउंड टूम। इतिहासकार आज इसे KV62 के नाम से जानते हैं और शायद यही वजह थी कि 3300 साल तक कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया, जब तक हॉवर्ड कार्टर की नज़र उस सीढ़ी पर नहीं पड़ी। दोस्तों, असली कहानी तो टूम खुलने के बाद शुरू हुई। हॉवर्ड कार्टर को उस वक्त लग रहा था कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज कर ली है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये खोज कुछ लोगों के लिए सिर्फ शोहरत ही नहीं, बल्कि एक अजीब डर की वजह भी बनने वाली थी। मानो कोई अदृश्य साया धीरे धीरे इस पूरी कहानी के साथ चल रहा हो। उसी दिन शाम को कार्टर के घर एक जहरीला कोबरा घुसा और उसने कार्टर की पालतू चिड़िया को निगल लिया, वही चिड़िया जो कार्टर हर रोज अपने साथ रखते थे। लोकल मजदूर बहुत डर गए। उनका कहना था कि कोबरा इजिप्ट के फेरो का रक्षक होता है, फेरो का बदला शुरू हो चुका है। कार्टर ने इसे हंसकर इग्नोर किया,
लेकिन दोस्तों जो अगले कुछ महीनों में हुआ वो अनदेखा करना बहुत मुश्किल था। अप्रैल 1923 टूम खुलने के सिर्फ 4 महीने बाद लॉर्ड कैरावॉन, जो इस पूरी खोज के पीछे था, इजिप्ट की राजधानी कैरो के हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा था। वजह थी एक मामूली मॉस्किटो बाइट जो जानलेवा इन्फेक्शन बन गई थी। तभी शेरलॉक होम्स के मशहूर लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने पूरी दुनिया के सामने दावा किया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि फेरो का वो खौफनाक श्राप है जो सच हो चुका है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे साइंस आज तक साबित नहीं कर पाई। ठीक जिस सेकंड कार्नोवन ने अपनी आखिरी सांस ली, इजिप्ट की राजधानी कैरो की पूरी बिजली अचानक गुल हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में उनका वफादार पेट अचानक तड़पा और मर गया। एक ही सेकंड में 3 अलग अलग जगह पर एक ही वक्त, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टूम खोलने में शामिल लोग एक एक करके मरने लगे, कोई अजीब बीमारी से तो कोई एक्सीडेंट से, और हर बार कोई ठोस सबूत नहीं। जब हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम पहली बार टूम के अंदर दाखिल हुई तो शुरुआती कुछ साल सिर्फ खजाने को बाहर निकालने में और उसकी लिस्टिंग करने में बीत गए। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि अब इस रहस्य की जांच कोई इतिहासकार नहीं बल्कि साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स करने वाले थे। 1925 में पहली बार टूटनखामन के शव की वैज्ञानिक जांच की गई, लेकिन ये जांच उनके शरीर के लिए काफी नुकसानदार साबित हुई। ताबूत से निकालते समय उनके कई हिस्से टूट गए और इसके बाद 1965 में एक एक्सरे ने दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों को टूटनखामन की खोपड़ी में एक टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा मिला। अचानक एक सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या इजिप्ट के इस युवा राजा की हत्या की गई थी? सालों तक ये थ्योरी सबसे लोकप्रिय रही। इतिहासकारों ने शक जताया कि शायद सत्ता हासिल करने के लिए किसी ने उनके सर पर वार किया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ अभी बाकी था। 2005 में किए गए एडवांस सिटी स्कैन ने इस रहस्य को पलट कर रख दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि खोपड़ी की चोट कोई हत्या का सबूत नहीं। असल में 1925 में जब पहली बार मम्मी को ताबूत से बाहर निकाला जा रहा था तो इस प्रोसेस के दौरान वैज्ञानिकों की खुद की लापरवाही से हड्डी टूट गई थी। यानी जिसे दुनिया मर्डर मिस्ट्री समझ रही थी वो बस एक मॉडर्न डैमेज था। लेकिन इसी जांच की मदद से एक नया सुराग मिला। टूटनखामन की बाईं टांग पूरी तरह से टूट गई थी और वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद किसी दुर्घटना में इनकी टांग टूट गई थी, जिससे इन्फेक्शन फैल गया। और फिर आया सबसे बड़ा खुलासा। 2010 में किए गए डीएनए टेस्ट ने बताया कि युवा राजा कोई जेनेटिक बीमारी से जूझ रहा था। इतना ही नहीं, उसके शरीर में मलेरिया के प्रमाण भी मिले थे। डीएनए टेस्ट से पता चला कि किंग टूटनखामन के माता पिता आपस में सगे भाई बहन थे। दोस्तों, इजिप्ट में शाही परिवारों में ये आम बात थी ताकि खून की शुद्धता बनी रहे। टूटनखामन का शरीर पैदाइशी रूप से बहुत कमजोर था। उसे चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। उसके टूम में भी 130 से ज्यादा लाठियां मिली थी। एक कमजोर सेहत, एक गंभीर चोट और ऊपर से मलेरिया का हमला। शायद यही कारण था कि मात्र 19 साल की उम्र में टूटनखामन की जिंदगी खत्म हो गई। बाद में वैज्ञानिकों को टूम के अंदर एस्परगिलियस निगर नाम का एक खतरनाक फंगस मिला जो हजारों सालों तक उस बंद वातावरण में जीवित रह सकता है। जब हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम बिना किसी सुरक्षित मास्क के उस टूम के अंदर गई, उस मकबरे के अंदर दाखिल हुई, तो उन्होंने अनजाने में उसी हवा में सांस ले ली। कमजोर फेफड़ों या पहले से बीमार लोगों के लिए ये फंगस गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता था। और सबसे दिलचस्प बात, ये फंगस आज भी दुनिया में मौजूद है। आमतौर पे ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये फेफड़ों और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां पैदा करता है। तो क्या ये फेरो का श्राप था? 3300 साल बाद भी ये रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि किंग टूटनखामन के सारे राज कभी सामने आ पाएंगे कि नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।